तो आरसीबी की कहानी शुरू होती है 2025 के मेगा ऑक्शन में। नंबर 21, दिस इज वेंकटेश अय्यर। जब आरसीबी 23.5 करोड़ रुपए तक बिड कर चुकी थी वेंकटेश अय्यर के लिए। थैंक यू 2350, आरसीबी कम्स बैक। वेंकटेश अय्यर से पहले आरसीबी ने सिर्फ एक प्लेयर खरीदा था, लियम लिविंगस्टन, जिसको ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ रुपए देके आरसीबी ने अपनी टीम में इंक्लूड किया था। अब 23.5 करोड़ रुपए अगर वेंकटेश अय्यर पे आरसीबी लगा देती तो शायद उसके बाद फिल सॉल्ट, जॉश हेजलवुड, जितेश शर्मा और भुवनेश्वर कुमार जैसे प्लेयर्स में से किसी न किसी को ये टीम जरूर मिस करती। लेकिन आरसीबी को बचाने आई कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने एक बार फिर से बिड आगे बढ़ाते हुए 23.75 करोड़ रुपए में वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में वापस इंक्लूड किया। कभी कभी लाइफ में आपको नो बोलना भी सीखना चाहिए और वही आरसीबी ने इस मेगा ऑक्शन में किया। वेंकटेश अय्यर वाली गलती आरसीबी ने दोबारा नहीं दोहराई और उसके बाद आरसीबी ने एक ऐसी बेहतरीन टीम बनाई कि मिनी ऑक्शन में आरसीबी को सच में बहुत सारे प्लेयर्स की जरूरत थी भी नहीं। 2026 के मिनी ऑक्शन में जब आरसीबी उतरी तो उनके प्लान्स काफी क्लियर थे। उनको पता था कि वो किन प्लेयर्स को टारगेट करना चाहते हैं और किन को नहीं। मिनी ऑक्शन से पहले आकिब नबी की बहुत बातें हो रही थी कि आकिब नबी काफी महंगे जा सकते हैं, आरसीबी आकिब नबी को टारगेट कर सकती है बिकॉज यश दयाल खेलने के ऊपर बहुत बड़ा सस्पेंस था। लेकिन आरसीबी ने आकिब नबी की जगह मध्य प्रदेश के मंगेश यादव को अपनी टीम में इंक्लूड किया। As of today, Akib Nabi and Mangesh tops. My concern is the lack of variety in the attack because he is a bit too much like Bhuvi. वहीं उसके अलावा जॉश हेजलवुड जो इंजर्ड चल रहे थे काफी लंबे समय से, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे उस टाइम टी20 क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर जेकब डफी को खरीदा आरसीबी ने। I would feel very secure getting Duffy, and we then covered off a specialist area, top class overseas bowler. वहीं उसके अलावा फिल सॉल्ट के बैकअप के तौर पे इस टीम में ऑलरेडी जेकब बेथेल खेल रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी आरसीबी ने जॉर्डन कॉक्स जैसे एक बेहतरीन यंग इंग्लिश प्लेयर को अपनी टीम में इंक्लूड किया। और आरसीबी की मिनी ऑक्शन की सबसे बड़ी बाय रहे वेंकटेश अय्यर, जिनको एक बार फिर से आरसीबी ने टारगेट किया और इस बार सिर्फ 7 करोड़ रुपए में आरसीबी को वेंकटेश अय्यर मिल गए। यानी कि पिछली बार वेंकटेश अय्यर भले नहीं मिले लेकिन ट्रॉफी मिल गई और इस बार वेंकटेश अय्यर भी मिल गए और ट्रॉफी एक बार फिर से आ गई। अब बारी आती है मैदान के डिसीजंस की। पिछले साल देवदत्त पड्डीकल ने अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन इंजरी की वजह से वो आधे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो उसके बाद मयंक अग्रवाल इस टीम में वापस आए और उन्होंने भी डिसेंट इनफ कंट्रीब्यूशंस दी थी इस टीम के लिए। लेकिन इस साल देवदत्त पड्डीकल एक बहुत अच्छा डोमेस्टिक सीजन खेल के आ रहे थे एंड देवदत्त पड्डीकल ने अपने फैंस को बिल्कुल निराश नहीं किया। ओवरऑल इस सीजन में आरसीबी के लिए देवदत्त पड्डीकल ने 464 रन बनाए विद अ ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट ऑफ 168। और जो सबसे खास बात थी इस सीजन देवदत्त पड्डीकल की, वो थी उनकी पावर प्ले में बैटिंग। पावर प्ले में 176 के स्ट्राइक रेट के साथ 245 रन देवदत्त पड्डीकल ने बनाए। और भले ही वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखने के बाद आपको ये स्ट्राइक रेट थोड़ा कम लग सकता है, बट ये स्ट्राइक रेट बिल्कुल कम नहीं था और देवदत्त पड्डीकल ने अपनी शानदार बैटिंग का नमूना पहले मैच में दिखाया जब 200 रन से ज्यादा का टारगेट चेस कर रही थी आरसीबी और पहला विकेट आरसीबी का जल्दी गिर गया था। लेकिन उसके बाद देवदत्त पड्डीकल ने आते ही अटैक किया और इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसा 3 बार हुआ जब अपनी इनिंग्स की पहली ही बॉल पे देवदत्त पड्डीकल ने बाउंड्री मारी। और जब इस तरह का स्टार्ट कोई भी बैटर करता है तो वो सामने वाले बैटर के ऊपर से भी प्रेशर हटाता है। जेकब डफी ने आते ही इंपैक्ट भी डाला आरसीबी के लिए। पहले ही मैच में एसआरएच के अगेंस्ट अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे बैटर्स को आउट किया, 3 विकेट उस मैच में लिए सिर्फ 22 रन देके। एंड जेकब डफी ने पहले ही मैच में दिखा दिया कि आरसीबी ने उनको अपनी टीम में इंक्लूड करके बहुत अच्छा फैसला किया। एक तो उनकी हाइट बहुत अच्छी है, बाउंस उस खिलाड़ी को बहुत अच्छा मिलता है और सबसे बड़ी बात, वो खिलाड़ी फॉर्म में भी था। जब उसको आरसीबी ने खरीदा वो वर्ल्ड का नंबर 1 टी20 बॉलर था। ओवरऑल जेकब डफी ने 6 मैचेस में 9 विकेट्स लिए और जितने भी मैचेस जेकब डफी खेला इंपैक्टफुल लग रहा था, विकेट्स ले रहा था नई बॉल के साथ, अच्छा ही परफॉर्म किया जेकब डफी ने। अब उसके बाद आरसीबी के एक और बड़ी बाई थे वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर ने टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं किया, वो बेंच में ही बैठे रहे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट जब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर एक बैटर को उतारने की बारी आई तो वहां पे वेंकटेश अय्यर को उतारा गया और वेंकटेश अय्यर और रजत पाटीदार ने एक अच्छी पार्टनरशिप करके आरसीबी का स्कोर 200 से ऊपर लेके गए। इस साल फिल सॉल्ट काफी इंजर्ड रहे, सिर्फ 6 या 7 मैचेस खेल पाए, उनमें से भी 250 मारी और एक 40s में उनका स्कोर था। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस था फिल सॉल्ट का। लेकिन फिल सॉल्ट के एब्सेंस में इस टीम ने जेकब बेथेल को ट्राई किया। जेकब बेथेल का फॉर्म बिल्कुल नहीं लगा हुआ था। तो
इन द लेटर पार्ट ऑफ द आईपीएल वेंकटेश अय्यर को एज एन ओपनर भी ट्राई किया गया और वेंकटेश अय्यर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। पंजाब किंग्स के अगेंस्ट एक बहुत अच्छी 50 मारी और फाइनल में भी 16 बॉलों में 32 रन बना के आरसीबी को एक फास्ट स्टार्ट दिया और जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी गुजरात टाइटंस की इस टोटल को डिफेंड करने की, उनको भी खत्म कर दिया। ओवरऑल 7 मैचेस में 209 रन बनाए वेंकटेश अय्यर ने 52 की एवरेज और 186 के माइंड ब्लोइंग स्ट्राइक रेट के साथ। अब वेंकटेश अय्यर और जेकब डफी की बात हो गई तो रसीक सलाम की बात करना भी बनता है। रसीक सलाम को पिछले साल आरसीबी ने 7 करोड़ रुपए में खरीदा था और इस साल भी मिनी ऑक्शन से पहले उनको रिटेन किया और रसीक सलाम ने अपनी बॉलिंग से दिखाया कि क्यों रिटेन होना बनता था। पहले के 2-3 मैचेस में अभिनंदन सिंह को मौका दिया आरसीबी ने, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई थी, तो उसके बाद रसीक सलाम को मौका मिला और रसीक सलाम ने दिखाया कि यश दयाल के एब्सेंस में भी वो इस बॉलिंग लाइनअप को बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। 19 विकेट्स टोटल इस पूरे टूर्नामेंट में रसीक सलाम ने लिए और 2-3 मैचेस में 4-4 विकेट्स रसीक सलाम ने लिए। रसीक सलाम अक्सर पावर प्ले का सेकंड लास्ट या लास्ट ओवर डालता था और उसके बाद उसने मिडिल ओवर्स में भी बॉलिंग करी है, डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करी है। रसीक सलाम जब भी आता है टीम को विकेट की जरूरत होती थी और वो अक्सर टीम को विकेट दिलाता था और ऑलमोस्ट हर बार वो मुश्किल ओवर्स डालता था। और सबसे बड़ी बात 2024 के आईपीएल में जिस तरह की वेरिएशंस उसने दिल्ली कैपिटल्स के लिए दिखाई थी, वो यॉर्कर्स दिखाई, वो स्लो रन्स दिखाई, उसने इस साल भी उतनी ही अच्छी बॉलिंग करी बल्कि अपने आप को एज अ इवॉल्व बॉलर पेश किया और ये सबसे अच्छी बात होती है किसी भी यंग प्लेयर के लिए। अब आरसीबी के अनएक्सपेक्टेड हीरोज की तो बात हो गई, लेकिन इस टीम के जो फॉरएवर स्टार हैं विराट कोहली, उनकी बात करना भी जरूरी है। विराट कोहली ने लगातार चौथे सीजन में 600 से ज्यादा आईपीएल रन्स मारे हैं एंड एक बार फिर से उन्होंने दिखा दिया कि क्लास इज परमानेंट। इस फॉर्मेट के एंड या कहूं आईपीएल के वो सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, इसमें कोई भी शक नहीं। इस साल वो 4th हाईएस्ट रन गेटर थे। मोस्ट ऑफ द पार्ट आईपीएल में वो ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए थे, या तो लीड कर रहे थे या तो नंबर 2 पे थे। ओवरऑल 675 रन विराट कोहली ने बनाए, एवरेज उनका था 56 का, जो ये बताता है कि अक्सर जब भी चेस किया विराट कोहली ने या आरसीबी ने तो विराट कोहली नॉट आउट रह के मैच फिनिश करके वापस आते थे। और सबसे अच्छी बात, विराट कोहली ने अपने 19 साल के आईपीएल के इतिहास में अपनी फास्टेस्ट 50 मारी। आईपीएल 2026 के फाइनल में सिर्फ 25 बॉल में 50 मारी। केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने 100 मारी। वो पारी थी एक रियल चेज मास्टर वाली। उस पारी में थोड़ा सा विकेट ट्रिकी था और विराट कोहली के साथ जो बैटर्स बैटिंग कर रहे थे वो उतने फ्री फ्लोइंग बैटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली ने एक ब्रिलियंट 100 मारी। रायपुर की जनता को तोहफा दिया आरसीबी की मेहमान नवाजी करने का। और रिमेंबर, ये वो 100 था जो केकेआर जैसे एक अच्छे बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट मारा था। अब फिर बात करते हैं इस टीम के कप्तान रजत पाटीदार की। 2022 के आईपीएल में एक रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे टीम में आए रजत पाटीदार और आज वो इस टीम के लगातार 2 बार टाइटल जीतने वाले कैप्टन बन चुके हैं। इस साल भी रजत पाटीदार ने ना सिर्फ अपनी कैप्टनसी बल्कि अपनी बैटिंग से भी जलवा दिखाया। 500 से ज्यादा रन्स मारे और हमेशा मिडिल ओवर्स में आके क्रूशल हिटिंग करी। पहली बॉल से ऐसी हिटिंग करते थे, लगता था ड्रेसिंग रूम से ही सेट होके आए हैं। ओवरऑल 42 सिक्सेस इस साल रजत पाटीदार ने मारे हैं। और रजत पाटीदार की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि प्रेशर सिचुएशन में भी काम रहते हैं एंड उनको पता है कि मुझे रिएक्टिव कप्तानी नहीं करनी, मुझे प्रोएक्टिव कप्तानी करनी। फाइनल में भी ऐसा हुआ कि अरशद खान ने 2 लगातार ओवर्स में बाउंड्रीज मार के थोड़ा सा मोमेंटम चेंज करने की कोशिश करी। रजत पाटीदार ने वेट नहीं किया, जल्दी से जॉश हेजलवुड को लेके आया और हेजलवुड ने पहली बॉल में अरशद खान को आउट कर दिया। अगर अरशद खान आउट नहीं हुए होते तो शायद 20-30 रन एक्स्ट्रा बन सकते थे, आरसीबी शायद तब भी जीत जाती। लेकिन रजत पाटीदार ने अपनी कप्तानी से दिखाया कि अगर मैं मैच को किल कर सकता हूं तो मैं अभी क्यों ना किल करूं, मैं बाद का वेट नहीं करूंगा। तो इस तरह की प्रोएक्टिव कप्तानी रजत पाटीदार ने करी। अब इस टीम के एक फॉरएवर रिलायबल मैच विनर की बात करनी होगी, वो है कृणाल पांड्या। पिछले साल भी फाइनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, इस साल भी फाइनल में एक बहुत अच्छा स्पेल डाला है, लेकिन उसके अलावा 2-3 मैचेस में अपनी बैटिंग से टीम को मैच जिताया। वो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जो एक ब्रिलियंट 50 मारी थी, जिस मैच में भुवनेश्वर कुमार ने लास्ट ओवर में छक्का मार के आरसीबी को जिताया था, वो एक काफी क्रूशल पारी थी कृणाल पांड्या की। ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 14 विकेट्स लिए हैं, रन्स भी अच्छे खासे बनाए, 200 या 300 के रेंज में बनाए होंगे। दैट्स अ वेरी डिसेंट नंबर फॉर अ बॉलिंग ऑलराउंडर। कृणाल पांड्या की हमेशा बैटिंग में ये देखा गया तक जब भी थोड़ी सी भी मुश्किल सिचुएशन में लग रही थी आरसीबी, बिकॉज इस साल टिम डेविड और जितेश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड इनके रन्स अच्छे से नहीं आए, इनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं लगी। तो इस तरह की सिचुएशन में कृणाल पांड्या ने अपनी बैटिंग से और ज्यादा कंट्रीब्यूट किया और यही होता है एक मैच विनर की निशानी। जब टीम थोड़ी संकट में फंसी हो तो अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करके टीम को मैचेस जिताए। अब इस टीम की रियल ताकत पे आते हैं। इस टीम के 2 मैच विनर फास्ट बॉलर्स भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड,
जॉश हेजलवुड इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इस साल वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन जितने मैचेस खेले, कुछ मैचेस में उनकी पिटाई भी हुई, कुछ मैचेस में रन्स भी ज्यादा दिए, लेकिन ओवरऑल जब क्लच सिचुएशन आती थी, विकेट्स लेने की बारी आती थी, हेजलवुड हमेशा रजत पाटीदार को विकेट दिलाते थे। फाइनल में भी अरशद खान के विकेट की मैंने बात करी, लेकिन उससे पहले शुभमन गिल को भी आउट किया जॉश हेजलवुड ने। उसके अलावा टोटल पूरे सीजन में 15 विकेट्स लिए हैं जॉश हेजलवुड ने, एंड हेजलवुड ने एक बार फिर से दिखा दिया दैट वो इस फ्रेंचाइजी के लिए काफी पैशनेट है और काफी मेहनत करना चाहते हैं। एंड अपनी हार्ड लेंथ बॉल से, अपनी यॉर्कर से, अपनी बाउंसर से और अपनी स्लोअर वन से इस पूरे टूर्नामेंट में बैटर्स के लिए खेलना मुश्किल कर दिया था जॉश हेजलवुड ने। उसके अलावा बात करनी होगी भुवनेश्वर कुमार की। भुवनेश्वर कुमार सिर्फ एक विकेट से चूक गए पर्पल कैप जीतने से। ओवरऑल 28 विकेट्स लिए भुवनेश्वर कुमार ने, और भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग की सबसे खास बात रही एज यूजुअल हिज पावर प्ले बॉलिंग। 7.5 से भी कम की उनकी इकोनॉमी थी पावर प्ले में, एंड उनकी इसी शानदार पावर प्ले बॉलिंग की वजह से ऑपोजिशन टीम के बैटर्स तेज स्टार्ट नहीं ले पा रहे थे, एंड इसकी वजह से मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में भी उन टीम्स को परेशानी हो रही थी। इस साल अपनी स्विंग से, अपनी बाउंसर से और अपनी यॉर्कर और स्लोअर वन, हर तरह की बॉल से तो भुवी ने परेशान किया ही है बैटर्स को, लेकिन इस साल उन्होंने अपनी बॉलिंग में एक नया वेपन ऐड किया और वो थी वॉबल सीम। भुवनेश्वर कुमार को इतना ज्यादा वॉबल सीम बॉल का यूज करते हुए हमने नहीं देखा था, बट जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट में वॉबल सीम का यूज किया जा रहा है फास्ट बॉलर्स के द्वारा, भुवनेश्वर कुमार ने मॉडर्न डे फास्ट बॉलर से सीखा और वॉबल सीम को इस्तेमाल किया, और वॉबल सीम से उनको काफी रिजल्ट्स भी देखने को मिले। सो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से आरसीबी लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठा पाई। अगर आपको भी कुछ और रीजन लगता है जो कि मैंने मिस कर दिया हो इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ और अभी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइंड अप हैं, तो चैनल के साथ बने रहें। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।